हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। दिस साइड अरुण प्रताप सिंह चौहान। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक जो भी मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा था वो मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवा रहा था। सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, आपका आईबी बोर्ड या अदर एनी स्टेट बोर्ड के लिए। आज से जो हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के, ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बीएससी फाइनल ईयर के लिए। जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आज से वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जो मैं पेपर सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वांटम फिजिक्स। बेसिकली जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज होगी ये होगी राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ओरिएंटेड देखते हुए, मोस्ट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होगी। इसके अलावा ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वो शेखावटी यूनिवर्सिटी, आपके एमडीएसयू यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी में भी बेनिफिशियरी है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। और किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पेपर है तो किसी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर थर्ड ईयर के अंदर पेपर है। और ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वो बीएससी फाइनल ईयर होने के साथ साथ जो 4 ईयर प्रोग्राम है बीएससी प्लस बीएड, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रॉफिटेबल है, उन लोगों को भी इस वीडियो लेक्चर के थ्रू फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा बचपन का प्यार। एक्चुअली फिजिक्स मेरा बचपन का प्यार है, और जो क्वांटम फिजिक्स है वो मेरे जवानी का प्यार है, हम ये बोल सकते हैं। नॉट लाइक लैला मजरू, फिजिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स होती क्या है ना? आज तक आपने सुना होगा फिजिक्स के अंदर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस देखी होंगी, जैसे थर्मोडायनेमिक्स देखी होगी, मैकेनिक्स देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखी होगी आपने, ईएमटी थ्योरी देखी होगी। इसके अलावा आप देखते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसके अंदर पूर्ण रूप से गणित की जितनी भी संक्रिया होती है उनको इंक्लूड किया गया है। अब ये क्या बवाल चीज़ है, आखिरकार क्वांटम फिजिक्स है क्या भाई साहब? क्यों आखिरकार ये वर्ड क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, तो उसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। आखिर क्वांटम फिजिक्स की हमें क्या जरूरत पड़ी, हम इसे क्यों यूज करते हैं, इसके आगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे इज ओरिजिन, या हम कह सकते हैं इवोल्यूशन, या हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम, जिसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्यू डॉट एम, यानी जो क्वांटम यांत्रिकी है उसका उद्भव क्यों हुआ। अभी तक की जितनी फिजिक्स पढ़ते थे आखिर उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जिसके कारण हमें फिजिक्स की नई ब्रांच को देखना पड़ रहा है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कई लोगों को बहुत टिपिकल भी लगता है। जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके कॉलेज में अभी क्लासेस चल रहे हैं, उन लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स समझ में भी नहीं आ रही। मुझे पता है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी ऐसे ही होता था कि गुड कंटेंट के कारण बच्चों को समझ में नहीं आता था कि आखिरकार ये चीज़ है क्या, तो इससे डरते थे बच्चे, इसको रट्टा मारते थे। रट्टा मारने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो कुछ भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक करिए और उसको ज्वाइन कीजिए। और अपनी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी तरीके की सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर अपने अदर एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी डर हो या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज। आपकी डायरेक्ट एग्जाम फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, हम फर्स्ट यूनिट ही पढ़ रहे हैं, तो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ रहता है कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव को विस्तारित कीजिए। ठीक है, उसकी व्याख्या कीजिए। या फिर आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, वो भी आपसे क्या बोलते हैं वाइवा के थ्रू, जरूरी नहीं है कि जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, आपके कॉन्सेप्चुअल यानी जो आप पढ़ते हैं, जो आपके सब्जेक्ट है, उनसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा
आपके इंटरव्यू का या फिर आपके एग्जामिनर के थ्रू, एक्सटर्न के थ्रू इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो देखिए होता क्या था कि हम अभी तक जितने भी फिजिक्स का स्टडी करते थे, फिजिक्स का जो भी अध्ययन करते थे, वो हम न्यूटन मैकेनिक्स के थ्रू करते थे। यानी जितने भी जनरल लाइफ के, हमारे जो डेली लाइफ के रूल्स थे, वो न्यूटन लॉ पे डिपेंड करते थे। ठीक है, हम जो भी चीज़ देख रहे हैं कि कैसे कोई बस चल रही है, हम कैसे चल रहे हैं, जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी प्रेशर लग रहा है, वो न्यूटन लॉ से कहीं ना कहीं रिलेटेड था। ठीक है, तो जितने भी हम स्टडी कर रहे थे अभी तक की टिल 1900 तक, 19th सेंचुरी तक, यानी जो 19वीं शताब्दी थी, वहां तक जो भी फिजिक्स की स्टडी हो रही थी, वो हो रही थी ड्यू टू न्यूटन्स लॉ और ड्यू टू प्लांक्स लॉ। ठीक है, जो न्यूटन साहब थे, उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, गति के 3 नियम दिए थे, और जो प्लांक महोदय थे, जो हमारे प्लांक भाई साहब थे, इन्होंने एनर्जी से रिलेटेड, कुछ ऊर्जा से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए थे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में होता क्या था कि जिन सिस्टम्स को हम देख पाते हैं, यानी जो आपके स्थूल निकाय होते हैं, यानी मैक्रो सिस्टम्स होते हैं, मैक्रो सिस्टम्स होते हैं यानी स्थूल निकाय, यानी बड़े निकाय जिनको हम देख सकते हैं, उसमें जो भी फिजिक्स के लॉ होते थे, वो न्यूटन्स और प्लांक्स के लॉ के अकॉर्डिंग चलते थे। ठीक है, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जैसे हमें इस फिजिक्स से प्यार है, ये हमारा जो बचपन का प्यार है, इसी की तरह जो भी साइंटिस्ट थे, आगे आने वाले जो भी साइंटिस्ट के जिनके भी मैं नाम लेने वाला हूं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनको जो एनर्जी की फॉर्म थी, जो हमारी क्लासिक न्यूटोनिक फिजिक्स थी, न्यूटन्स की लॉ थे, और जो प्लांक्स के जो ओल्ड रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। अब ओल्ड रिजल्ट्स में क्या होता था, जैसे ये न्यूटोनिक मैकेनिक्स है, जैसे ये न्यूटोनिक मैकेनिक्स कहलाती है, जो ओल्ड फिजिक्स होती है, या फिर आपकी कहलाती है चिरसम्मति की, यानी क्लासिकल फिजिक्स होती है। इसमें क्या होता था, इसमें जो एनर्जी होती थी, आपकी जो ऊर्जा होती थी, एनर्जी होती थी, वो कंटिन्यूअस होती थी, यानी सतत हुआ करती थी। किसके लिए? मैक्रो सिस्टम के लिए। ठीक है, यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही थी। लेकिन जब कुछ एक्सपेरिमेंट होने लगे, जैसे मैक्रो में तो क्या होता था कि बड़े सिस्टम होते थे, स्थूल होते थे। जैसे मैक्रो सिस्टम से मतलब जो आप देख सकते हैं, जो ये हमारी आई है, जो आउटर आई दिखती है, ये तो कहलाता है मैक्रो सिस्टम। लेकिन इसके अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है या ब्लैक पार्ट होता है, और इसके अंदर जो रेटिना होते हैं, वो हमें जनरली दिखते नहीं है। हमें कोई माइक्रो सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक से हमें उनको देखना पड़ता है। ऐसे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वही माइक्रोस्कोपिक से देखते तो हमें दिखते हैं। यानी जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म निकाय होते हैं और उसके अंदर जो कण होते हैं, वो माइक्रो सिस्टम के कहलाते हैं। तो उस माइक्रो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती थी, वो कंटिन्यूअस नहीं पाई गई। ठीक है, हमें सतत ऊर्जा का वितरण हमें नहीं मिला गया। सतत एनर्जी से मतलब जैसे कोई एनर्जी पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम पे, जैसे यहाँ पे मान लिया हमारा 1 सेकेंड, ठीक है, ये हमारा 2 सेकेंड, ये हमारा 3, ये 4, ये हमारे 5। तो डिफरेंट टाइम पे जो ऊर्जा का वितरण होता था, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, समान रूप से वितरण होता था। जैसे 1 है तो यहाँ पर 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे करते करते 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अलग अलग टाइम डिफरेंस में ऊर्जा का सतत वितरण होता था। लेकिन जो जितने भी माइक्रो सिस्टम थे, यानी छोटे सिस्टम थे, आपके सूक्ष्म निकाय हुआ करते थे, उसके अंदर जो था, उसके अंदर जो एनर्जी का जो वितरण था, आपका जो ऊर्जा का वितरण था, वो सतत ना होकर कैसा था? डिस्क्रीट था। ठीक है, जितने भी माइक्रो सिस्टम थे, यानी आपके सूक्ष्म निकाय, यानी हम इसको बोल सकते हैं छोटे। माइक्रो का मतलब वही तो छोटे छोटे निकाय जो होते हैं, उनके अंदर जो सब एटॉमिक होते हैं, जो छोटे छोटे परमाणु या कण होते हैं, उनकी जब स्टडी करी गई, जब उनकी वेलोसिटी को देखा गया आपकी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, तो देखा गया कि उससे रिलेटेड जो एनर्जी थी, वो कंटिन्यूअस नहीं थी, कंटिन्यूअस नहीं थी। वो कैसी थी? डिस्क्रीट थी, यानी विविक्त थी।
कंटिन्यूस का मतलब मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बढ़ती जा रही है। अब डिस्क्रीट से मतलब क्या है, तो जो इस बिहेवियर को, जो एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए प्लांक ने एक थ्योरी दी, फोटोन की थ्योरी, ठीक है। जो हमारे न्यूटन थे उन्होंने तो हमें जो एनर्जी का है वो पार्टिकल नेचर बताया था, यानी कण के रूप में, और जो हमारे प्लांक थे उन्होंने हमें बताया था वेव नेचर, ठीक है। इसी वेव नेचर के थ्रू उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट करके जो एनर्जी है उनको पैकेट्स के फॉर्म में बताया, यानी पैकेट्स के बंडल के रूप में बताया। और वो बंडल किसके थे? फोटोन के थे। फोटोन क्या होता है? हमारी जनरली लाइट ही होती है, यानी जो आपका प्रकाश होता है वो लाइट होता है। तो जब माइक्रो सिस्टम के अंदर प्लांक ने ये थ्योरी दी कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, और जो वो डिस्क्रीट फॉर्म होती है वो कहलाता है हमारा माइक्रो सिस्टम रिलेटेड वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब डिस्क्रीट फॉर्म में क्या कहना चाहता है प्लांक साहब ने समझाया कि जो डिस्क्रीट फॉर्म है वो एक कहना चाहता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो इंटीजर होती है, यानी पूर्णांकीय रूप में होती है। किसकी होती है? जो ये एनर्जी है, आपने ऑसिलेटर दोलित्रों का नाम सुना होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी दोलित्र आते हैं, आपके क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो आपकी मैकेनिक्स होती है उसके अंदर भी दोलित्र आते हैं। तो जैसे ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक माइक्रो सिस्टम है, ठीक है, आपका कोई सूक्ष्म निकाय है, ठीक है, बहुत ही छोटा निकाय। यहां से कोई लाइट वेव आ रही है जिसकी वेलोसिटी आपकी जनरल लाइट वेलोसिटी होती है, यानी c होती है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इससे कम वेलोसिटी की कोई लाइट वेव आती है तो जैसे ही वो माइक्रो सिस्टम में एंटर करती है, ठीक है, ये कोई माइक्रो सिस्टम है, ये इस बिंदु से जैसे ही एंटर करती है तो ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है। क्यों होती है? कि जो माइक्रो सिस्टम होता है इसका कुछ टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर होता है तो जो माइक्रो सिस्टम के अंदर की दीवारें होती है, ठीक है, ये जो भी अंदर की दीवारें होती है ये भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगती है, क्योंकि जैसे ही हमें पता कि हम किसी भी चालक बॉडी को, जो आपकी कंडक्टर होती है, उसको जैसे हम थोड़ा सा टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित होने लग जाते हैं, इजेक्ट होने लग जाते हैं। तो वो क्या करने स्टार्ट करेंगे? वो मूव करने स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये सिस्टम काफी छोटा होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से इसमें दोलन करने लगते हैं, जिसके कारण जो लाइट वेव है ये भी किसी एक पीरियोडिक नेचर में इस तरीके से पीरियोडिक आवर्ती रूप के अंदर दोलन करना स्टार्ट कर देती है। तो जो प्लांक साहब ने बताया, जितने भी माइक्रो सिस्टम है, जितने भी आपके सूक्ष्म निकाय हैं, उसमें एनर्जी है वो दोलित्र के रूप में गमन करती है, यानी ट्रेवल विद द ऑसिलेशन विद ए फ्रीक्वेंट पीरियोडिक नेचर, यानी किसी आवृत्ति पे वो एक अपने पीरियोडिक नेचर में ट्रेवल करती है। तो इस ट्रैवल नेचर के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है E बराबर h न्यू, जो दोलित्र की एनर्जी होती है ये E बराबर h न्यू होती है। तो इन्होंने ये बताया कि जो भी एनर्जी है वो इस h न्यू के पूर्णांकीय गुणनफल के रूप में होती है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया n, ठीक है। तो यहां से जो भी एनर्जी आएगी वो किस तरीके की आएगी हमारे पास, E बराबर NH न्यू हो गया। तो जैसे हम E1 निकालेंगे तो वो हो गया हमारा H न्यू, E2 निकालेंगे वो हमारा गया 2H न्यू, ऐसे 3H न्यू, 4H न्यू। अब आप देखेंगे कि ये पूर्णांकी रूप है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, इसके बीच में 1.1, 1.2 या फिर 1.5 कहीं भी नहीं है, यानी जो एनर्जी है वो डायरेक्ट 1 से कहां शिफ्ट हो गई 2 पे, यानी इंटीजर ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और वहां क्या होता था न्यूटोनिक मैकेनिक्स में या फिर आपकी क्लासिकल फिजिक्स बोल ले या फिर आप उसको चिरसम्मति भौतिकी बोल ले, उसमें होता क्या था, तो कि जितनी भी एनर्जी थी वो कंटिन्यूस होती थी। जैसे 1 से 2 के बीच में जितनी भी एनर्जी आएंगी उनको हम देख सकते थे, वी कैन सी हियर, वी कैन स्टडी इट, ठीक है, हम उसको पढ़ सकते थे। लेकिन जैसे ही आप आए क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे ही आपका सिस्टम चेंज हुआ स्थूल निकाय से, यानी जैसे ये बोर्ड है,
ठीक है, ये तो स्थूलकाय हो गया। और इसके अंदर एक छोटा सा एक होल है, ये हो गया इसका माइक्रो सिस्टम। ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि इस बोर्ड के कंपैरिजन में ये छोटा सा होल तो काफी छोटा नहीं, माइक्रो है ना, बिल्कुल माइक्रो है। ठीक है, तो उस माइक्रो सिस्टम के अंदर एक तो हम इस बोर्ड पे किसी है ना क्या बोलते हैं, इस पेन को मैं देख लेता हूं, जैसे ये हमारी एक लाइट वेव आ रही है, ठीक है, प्रकाश की तरंग आ रही है, मैं इसको आराम से देख सकता हूं कि ये सीधी सीधी जा रही है। ठीक है, जब ये सीधा सीधा गमन कर रहा है, इस तरीके से इस लाइन में गमन करेगा, तो मुझे इधर भी इसका एनर्जी पता है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, यानी मुझे सारे पॉइंट्स पे एनर्जी का पता है। ठीक है, ये तो होता था मैक्रो सिस्टम में, जो न्यूटोनिक सिस्टम कहलाता था, या फिर आपका क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाता था, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी न्यूटन्स के लॉ है वो मैक्रो सिस्टम में ही वैल्यूड होते थे, जिसकी जो वेलोसिटी होती थी वो भी प्रकाश के वेग से, लाइट वेलोसिटी से कम ही हुआ करती थी, कभी भी ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन माइक्रो सिस्टम के अंदर क्या हुआ, सिस्टम छोटा हो गया, सिस्टम छोटा हो गया, सिस्टम का कुछ टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के अंदर जब लाइट वेव ट्रेवल करने लगी तो उसने अपना नेचर चेंज कर लिया। वो कभी भी सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में पहली बात तो ट्रेवल ही नहीं करता है, वो ऑसिलेशन फॉर्म में, यानी आपके पीरियोडिक नेचर में ट्रेवल करता है। सेकंड, यहां पर जो हमें एनर्जी कंटिन्यूस मिलती थी, यहां पर हमें मिलती है डिस्क्रीट, यानी विविक्त मिलती है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, इनके बीच की एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये जो दो मेन रीजन थे, जितने भी आपके एक्सपेरिमेंटल हुए थे जिसके कारण ये रिजल्ट्स मिले, वो यही थे कि इन दो मेन रीजंस के कारण नई फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको लिखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which describe behavior of माइक्रो सिस्टम। ये डेफिनेशन तो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, यानी आपकी जो क्वांटम यांत्रिकी है, वो भौतिकी की वह शाखा है जो डेस्क्राइब यानी विवरण देती है बिहेवियर यानी व्यवहार किसका, माइक्रो सिस्टम का, जिसके लिए जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है वो लाइट वेलोसिटी से कम होती है, यानी जितने भी आपके सूक्ष्म निकाय होंगे उसके व्यवहार को क्वांटम मैकेनिक्स बताता है। ठीक है, मैक्रो माइक्रो सिस्टम में आपको समझ में आ गया। अब वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिसके कारण माइक्रो सिस्टम को हमको स्टडी केस करनी पड़ी, प्लांक को बताना पड़ा कि जो एनर्जी के फोटोन्स होते हैं वो ऑसिलेशन में ट्रेवल करने लगते हैं। वो एक्सपेरिमेंट थे आपके, जिसमें फर्स्ट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं कृष्णिका विकिरण प्रभाव। कृष्णिका विकिरण प्रभाव, ठीक है। सेकंड आपका था कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पटन प्रभाव। थर्ड आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत प्रकाश का प्रभाव। ठीक है, और जो आपका फोर्थ वन था, फोर्थ था आपका पेयर प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं युग्म उत्पादन। तो ये जितने एक्सपेरिमेंट्स थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपका पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट, इसके अंदर जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, और जो एनर्जी का आप स्टडी करेंगे वो ऑसिलेटर के ऑसिलेटर नेचर होता है। जो आपका दोलित्र का जो आपका
नेचर होता है, प्रकृति होती है, उसके अंतर्गत ही करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो यही इसका बेस है कि आपको क्यों क्लासिकल से, या फिर आपको यानी जो आपकी हिंदी में बोलते हैं क्लासिकल को चिर समृद्धि से, और या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूटन से प्यार छोड़कर क्यों नए प्यार को अपनाना पड़ा। क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, प्यार भी करना पड़ेगा, प्यार करोगे तो ही समझ में आएगा। फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जो काफी अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, जो हम कल के लेक्चर में देखेंगे वो हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ही पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए ऐसा है कि आप बुक से बना सकते हैं। यहाँ आप कॉन्सेप्ट को समझिए, डेरिवेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप तो समझाऊंगा ही। ठीक है, तो आप यहाँ से डेरिवेशन समझ सकते हैं, उनके स्टेप कर सकते हैं। थ्योरी है वो मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे मेरी वर्बल्स को नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी के अंदर, नहीं तो आपकी बुक्स के अंदर जैसा लिख रखा है ना वही आपको एग्जाम में लिख के आना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा लाइन से वो आप इतने तो अंडरस्टूड है, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम दिए। हाँ, कोविड की वजह से कई लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं दिए थे, प्रमोट हो गए थे, लेकिन सेकंड ईयर के तो एग्जाम दिए ही है ना आप जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स है, तो इतने तो अंडरस्टेबल है कि क्या कैंसिल करना क्या है। ठीक है, बाकी मेन है कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने आप लिख सकते हैं। हमें क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेरिवेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। कल मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो आप पढ़ते हैं STR, स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी, वो न्यूटन मैकेनिक्स से कैसे डिफरेंस है। जैसे इसमें क्या होता था, इसमें दो सिस्टम होते थे, माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। मैक्रो होता था न्यूटन या फिर क्लासिकल बोल सकते हैं, और जो माइक्रो होता था वो क्वांटम हुआ करता था। लेकिन भाई साहब STR का क्या है, जिसको बोलते हैं आप आपेक्षिकता का सिद्धांत, शायद आपके फर्स्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के फर्स्ट ईयर के अंदर वो यूनिट है STR की। उसमें ऐसा क्या होता था कि उसमें माइक्रो सिस्टम होता था, मैक्रो सिस्टम होता था, लेकिन फिर भी न्यूटन्स के लॉ थे वो चेंज हो गए उसके अंदर। यहाँ पे भी तो न्यूटन्स के लॉ हुए, इसको भी तो क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच दे दिया है। STR भी एक अलग की ब्रांच है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको क्लासिकल की जो बुक्स है, मैकेनिक्स की बुक्स है, उसके साथ ही स्टडी करते हैं। लेकिन वहां पर एक मेन फैक्टर वो है वेलोसिटी का। ठीक है, आप थोड़ा सोचना, कमेंट सेक्शन में बताना जिन बच्चों को पता है, बाकी मैं तो कल बताऊंगा। तब तक आप इस लेक्चर को समझिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। जिन लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स में दिक्कत आती है आप प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए, काफी मजा आने वाला है, इस चीज की मैं गारंटी आपको देता हूं। ओके, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।